हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पुनर्जागरण के विकास और उसके विस्तार की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण के अंतर्गत बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार हुए क्योंकि लोगों की सोच बदली। और मैंने आपको बताया कि एक जो मान्यता थी कि जो पृथ्वी है वो सभी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, वो मान्यता टूटने लगी। अब ये बताया गया है कि पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह जो है निरंतर जो है मोशन में रहती है और अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के वो चक्कर लगाती है। तो ये जो बातें थी ये निकोलस कॉपरनिकस जैसे साइंटिस्ट ने की थी। जॉन केपलर एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसने कॉपरनिकस की विचारधारा को अनुमोदित किया, एक तरह से उसको आगे बढ़ाया। लेकिन उसने ये सिद्ध किया कि जो पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं वो गोलाकार गति से नहीं लगाते बल्कि अंडाकार गति से लगाते हैं। मतलब वो इलिप्टिकल मूवमेंट होता है, ना कि राउंड मूवमेंट होता है। ठीक है, ये सिद्ध किया उसने, जॉन केपलर ने, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक था। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली इटली का एक महान गणितज्ञ था, एक मशीन साज था, प्रकाश वैज्ञानिक था, संगीतकार भी था, विद्वान भी था। देखिए जैसे माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी की हम बात करते हैं कि भाई वो चित्रकला मूर्तिकला दोनों में निपुण था। ठीक है, इसी तरह से गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन तैयार की जिससे चांद, सूर्य आदि ग्रहों को देखा जा सकता था। ठीक है, यानी टेलीस्कोप। गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड टेलीस्कोप और उसने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और पृथ्वी उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती। लेकिन गैलीलियो की इस विचारधारा ने चर्च के धर्माधिकारियों को उसका विरोधी बना दिया और उन्होंने क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो उसको धर्म विरोधी समझते थे, क्योंकि जो उन्होंने बाइबल में पढ़ रखा था वो तो कहते हैं कि भाई पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। तो 1632 में गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया, उसे दोषी करार दिया गया और उसको चर्च की देखरेख में बंदी बना लिया गया। यदि गैलीलियो कुछ समय तक जीवित रहता तो शायद वो इस बात को देखकर प्रसन्न होता कि न केवल विश्व के वैज्ञानिकों और खोजकारों ने बल्कि पोप और अन्य धर्माधिकारियों ने भी उसके विचारों को मान्यता प्रदान कर दी। यानी आगे आने वाले समय में पोप और जो अन्य धर्माधिकारी थे, पादरी, ये समझते थे ना कि जो बातें लिखी है पहले की रूढ़िवादी बातें वो बिल्कुल सही है, उनकी वो मान्यताएं टूटी। इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, इंग्लैंड का वैज्ञानिक था और जिस वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई उसका जन्म भी उस वर्ष में हुआ था, यानी 1642 ईस्वी। और आप उसके प्रसिद्ध सिद्धांतों से अवगत हैं। उसने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कि पृथ्वी जो है वो एक बहुत बड़ी चुंबक है। अर्थ इज़ ए मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर, कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी चुंबक है और सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। उसने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए, उसने लॉज ऑफ मोशन दिए, गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ प्रसिद्ध हैं, आपने नाम सुना होगा, 3 लॉज ऑफ मोशन। एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया है कि कोई वस्तु है वो जब तक उस पर कोई बाहरी बल या आउट ऑफ फोर्स नहीं लगेगी जब तक वो वहीं रखी रहेगी, वहीं पड़ी रहेगी जहाँ पर उसकी स्थिति है। उसकी स्थिति तब बदलेगी जब उस पर कोई बाहरी बल लगेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं।
एक उसका बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो उसको न्यूटन के सिद्धांतों को बहुत मान्यता मिली, उसको बल्कि सरकार की तरफ से सर की उपाधि दी गई, सर आइजैक न्यूटन उसको कहा जाता है, SIR सर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भौतिकी विज्ञान की, यानी फिज़िक्स की। फिज़िक्स में स्टेविन और गैलीलियो का तो आप नाम जानते हैं। गैलीलियो ने लॉज ऑफ पेंडुलम भी बनाए, पेंडुलम की उसने खोज की, जो पेंडुलम होता है ना घड़ी में, उसकी उसने खोज की। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई, एल्केमी में। और कॉर्डस नामक एक वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज करने वाला कॉर्डस जो है वो पहला वैज्ञानिक था। इसी तरह से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। वेसेलियस जो था उसने, वो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, उसने बहुत सी मनुष्य शरीर के बारे में बहुत सी चीज़ों की खोज की। एक इंग्लैंड का ही वैज्ञानिक था जिसका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, रक्त संचारण की। उसने पता लगाया कि किस तरह से जो रक्त है उसको पंप करने का कार्य हार्ट करता है। हार्ट जो होता है ना, हमारा जो हृदय होता है, वो एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे मोटर को ऊपर चढ़ाने, मतलब पानी चढ़ाने के लिए मोटर लगाई जाती है, वो पानी को खींचता है और उसको पाइपों से ऊपर चढ़ा देता है। ऐसे आप लगा लीजिए कि हार्ट भी एक तरह से पंप की तरह है, जो कि सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो विलियम हार्वे ने ये सिद्ध कर दिया कि रक्त जो है वो हृदय से चलकर धमनियों और नाड़ियों से होता हुआ वापस फिर हृदय में पहुंच जाता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है कि ये ब्लड के साथ लंग्स से जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग से, वो ब्लड के साथ मिल जाती है और वो ब्लड से फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और वापस फिर वो जो ब्लड है वो हार्ट में आ जाता है। तो ये एक क्रांतिकारी देन थी, मतलब मनुष्य शरीर के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता लगी। इसके बाद हम बात करते हैं गणित के बारे में। तो केपलर का नाम तो हमने ले ही लिया, वो भी प्रसिद्ध गणितज्ञ था। स्टेविन था, नेपियर था, ठीक है। बहुत से आंकड़ों के बारे में, आंकड़ा प्रणाली जो पहले दोषपूर्ण थी वो अब जो है बेहतर होने लगी, जैसे पहले अरब आंकड़ा प्रणाली चला करती थी। इसके अतिरिक्त और अन्य आविष्कार जैसे कि छापे खाने का आविष्कार 1453-54 में एक जर्मन व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन गुटेनबर्ग। जॉन गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया। छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस। जैसे कि आप देखते हैं, मान लो पहले जो पुस्तक लिखी जाती थी वो पुस्तक कलम से लिखी जाती थी और वो केवल मतलब हाथ से ही लिख सकते थे और कोई तरीका नहीं था। अब एक पुस्तक लिख ली, अब उसकी अन्य प्रति यानी उसकी और अन्य कॉपी चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी? आज के टाइम में तो आप स्कैन, फोटो स्टेट, पता नहीं क्या क्या है, आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं था। तो छापे खाने का आविष्कार हुआ, जॉन गुटेनबर्ग ने किया। और 1470 की बात है जब विलियम कैक्सटन नामक एक अंग्रेज़ ने पहला छापाखाना स्थापित किया। विलियम कैक्सटन, ये नाम आपको कुछ ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य आविष्कार की, महत्वपूर्ण आविष्कार, और वो था गोला बारूद। देखिए, पहले बारूद के बारे में नहीं पता था। सबसे पहले चीनियों ने पता लगाया था बारूद का, और 14वीं शताब्दी में यूरोप में जो है बारूद का प्रयोग होने लगा। कांसे की तोपें तैयार की जाने लगी और उनके अंदर पत्थर के गोलों का प्रयोग किया जाता था। बाद में फिर लोहे के गोलों का प्रयोग किया जाने लगा, बंदूकें भी तैयार की जाने लगी। तो युद्ध कला में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसी दौरान आप देखो, अगर इसको आप इंडिया से रिलेट करो, ये बात जो हम कर रहे हैं ये 14वीं से 16वीं सदी के अंत तक या 17वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं।
और आपने पढ़ा है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये पुनर्जागरण का हिस्सा थी। इसी तरह से एक और जो महत्वपूर्ण खोज हुई उसका नाम था कुतुबनुमा। कुतुबनुमा क्या था? कुतुबनुमा कंपास होता था जिससे डायरेक्शन का पता लग जाता था। जैसे आज के टाइम में तो आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेते हो कंपास की, वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है शो करता है। उस समय ये नहीं पता होता था नाविकों को या जो खोज करता होते थे सर्वेयर्स को कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो कुतुबनुमा के आविष्कार से अब ये पता लग गया था कि किस द डायरेक्शन सेंस हो गया था। वैसे तो सबसे पहले इसका प्रयोग चीन में किया गया था और अलेक्जेंडर नेकम नामक एक व्यक्ति ने 12वीं शताब्दी में अपनी एक पुस्तक में कुतुबनुमा की उपयोगिता का उल्लेख किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भौगोलिक खोजों की। तो बहुत से भौगोलिक खोजें हुई। आप ये देखो कि जगहों की खोज, और इसमें अग्रणी भूमिका निभाई यूरोप के 2 देशों ने। एक तो पुर्तगाल था, दूसरा स्पेन। यानी पुर्तगाल के लोग, पुर्तगाल का राजा, स्पेन के लोग, स्पेन के राजा नाविकों को प्रोत्साहित करते थे कि वो जो है अन्य स्थानों पर जाकर खोज करें, नई नई जगहों की खोज करें। कुछ इसका कारण ये भी था कि जब 1453 में तुर्कों ने कस्तूनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो यूरोप से पूर्व जाने का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया तुर्कों के अधिकार के कारण। तो यूरोप के लोग फिर कैसे पहुंचते पूर्व तक? तो उन्होंने नए नए मार्गों की खोज करनी आरंभ कर दी। समुद्री मार्ग की खोज, जैसे आपने नाम सुना होगा बार्थलोमियो डियाज, एक नाविक था, पुर्तगाली नाविक। उसने केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर, अफ्रीका के चक्कर काटकर वो उसने मतलब चक्कर लगाया था अफ्रीका का। उसका नाम था बार्थलोमियो डियाज। 1486 की बात है। इसी तरह से 1498 में पुर्तगाल के ही वास्को डिगामा ने जो है भारत के पश्चिमी तट पर वो पहुंचा था, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। स्पेन का कोलंबस था जिसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। ठीक है ना? तो धीरे धीरे जो है खोजों मतलब जो खोजें हुई उनसे नए नए एरियाज़ के बारे में पता लगा और विचारधारा जो है पहले से और बृहद हो गई। और ये जो है सारा पुनर्जागरण आंदोलन था। मतलब इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है पुनर्जागरण के उदय के कारण पढ़े हैं, पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं पढ़ी है हमने, पुनर्जागरण के विकास के बारे में पढ़ा है हमने, विस्तार के बारे में पढ़ा है, क्या क्या खोजें हुई चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला के क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, सारे आविष्कार, विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार, ये सारे हमने पढ़े हैं। अब जो लास्ट टॉपिक इसका रह गया है वो है पुनर्जागरण के प्रभाव। फिर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा और फिर मैं आपको किताब में से इसकी फ़ोटोज़ भेज दूँगा, आप उसको तैयार कर लेना। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आगे करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, जब ये पुनर्जागरण के प्रभाव हम लोग पूरा कर लेंगे। थैंक यू।